नमस्कार साथियों, आपको गूगल स्टूडेंटों पर स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट क्लास में जागीर क्या होती थी। यानी जो हमारे से पहले बादशाह हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो जागीर शब्द का प्रयोग करते थे या उनके लिए जागीर कुछ एक प्रयोग होता था। ठीक है, चलिए उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं जागीर क्या है। ठीक, देखो जागीर जो है एक फ़ारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है स्थान या ज़मीन का टुकड़ा। जिसका अर्थ क्या होता है? स्थान या ज़मीन का टुकड़ा होता है। ठीक है, या किसी राजा या बादशाह या शासक द्वारा तो किसी व्यक्ति को या सैन्य अधिकारी को उसकी सेवा या सैन्य योगदान या किसी अन्य कारण से एक दिया जाने वाला क्या होता है? भूमि अनुदान होता है। और इस भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता है सैन्य अधिकारी को, उसको क्या बोलते हैं? जागीरदार बोलते हैं। तो उस राजस्व को जो है वह जो सैन्य अधिकारी होता है, जो व्यक्ति होता है, अपने पास रख सकता है। उसके बदले में जो शासक होता है, जो जागीरदार है, उसको बादशाह के प्रति या राजा के प्रति जो है सैन्य सेवाएं देना होता है तथा अन्य कर्तव्य जो है करना होता है। तो जो जागीर मिलती है तो इसीलिए मिलती है क्योंकि उसने राजा को या शासक को सैन्य सेवाएं प्रदान करता है। तो उस राजस्व को जो है सैन्य अधिकारी को अपने पास रखने का क्या होता है? पूर्ण अधिकार होता है। चलो बात करते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे ये क्या है? बादशाह ए है। ठीक, ये बादशाह ए है और इसने जो है बी को जो है एक जागीर दिया है, एक ज़मीन का टुकड़ा दिया है और बोला कि आप जो है इस भूमि से जो राजस्व कलेक्ट करेंगे आप भूमि का टुकड़ा ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये भूमि का टुकड़ा है, तो इसने बी को दे दिया। अब बोला कि इस भूमि से आप जो है राजस्व कलेक्ट करिए और मुझे आपसे सैन्य सहयोग चाहिए। तो बी एक्सेप्ट कर लेता है, उस ज़मीन के टुकड़े को ले लेता है। उस ज़मीन के टुकड़े पर जो प्रबंधन करना होता है, जो प्रशासन करना होता है, उसको क्या करता है? बी ही करता है और वहाँ से राजस्व भी बी ही कलेक्ट करता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके क्या कॉन्सेप्ट है। आगे बात करते हैं जागीर के तत्व। ठीक, जागीर के मुख्य तत्व की बात करें, ये जो जागीर होती है सेवा के बदले दी जाती है। काहे दी जाती है? सेवा के बदले दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है राजस्व जो है अधिकार। मतलब जागीरदार को भूमि से प्राप्त होने वाले, यहाँ देखो दिया ना, जागीरदार को भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व का अधिकार मिलता था उस समय। तो ये नहीं है कि मतलब जागीर के रूप में अगर जैसे किसी सैन्य अधिकारी को दे दिया गया ज़मीन का टुकड़ा और फिर राजा बादशाह बोलने लगे कि नहीं, आप जो है इससे राजस्व अधिक कलेक्ट कर रहे हैं तो मुझे भी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं था, उस पर जो है जागीरदार को ही अधिकार प्राप्त था। प्रशासनिक नियंत्रण की बात करें, ये जो प्रशासनिक नियंत्रण है ये जागीर के प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी जो थी तो जागीरदार को ही होता था, जो सैन्य अधिकारी होता था उसको ही होता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जैसे स्थानांतरण होता है। जैसे ये जो जागीर होती है ये स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब एक सैन्य अधिकारी दूसरे सैन्य अधिकारी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है? स्थानांतरित कर सकता है। जिसका अर्थ यह होता है कि एक जागीर से दूसरे जागीर में भेजा जा सकता था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ये जो जागीर प्रणाली होती थी, क्या होती थी? जागीर प्रणाली, इसकी शुरुआत किसने की? आप ये इमेज में देख रहे होंगे, ये इमेज में आप देख रहे हैं, ये हैं अकबर। ये कौन है? अकबर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो भारत में जो जागीर प्रथा की शुरुआत है सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के समय में देखी गई थी। यह व्यवस्था जो है विशेष रूप से अगर बात करें तो
जो मुग़ल सम्राट अकबर थे, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 के समय में, इन्होंने जब व्यवस्थित रूप से जो है जागीर प्रणाली को जो क्या किया था, लागू किया था। ठीक है। और अकबर ने जो है इस साम्राज्य के सैन्य संगठन और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से क्या किया, अपनाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है, इसके तहत जो सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी अपनी सेवा जो है जागीर प्राप्त करती, क्या कर, देखो यहाँ दिया ना, जो सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी जो होता था अपनी सेवा इसके बदले क्या करता था, प्रशासक को देता था। और ये ब्रिटिश काल में भी बनी रही, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया था मुग़ल शासन के बाद। ब्रिटिश काल में भी ये कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से डायरेक्ट रूप से बनी थी। ठीक। व्यवस्थित रूप से लागू करने वाला कौन था, मुग़ल एम्पायर था, यानी अकबर। चलो एक उदाहरण आपको फिर से बताते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे मुग़ल काल में अकबर ने कई सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों को जागीर दी थी। ठीक है। उदाहरण जैसे एक था, कौन था, मीर वाक़ी था। एक सैन्य अधिकारी था जिसका नाम मीर वाक़ी था, और इसको जो है अकबर ने जो है सेवाओं के बदले में दिल्ली का एक क्षेत्र जो है जागीर के रूप में दे दिया था। और मीर वाक़ी को उस क्षेत्र से राजस्व कलेक्ट करने के लिए अधिकार दे दिया, और प्रशासनिक कार्य भी जो है मीर वाक़ी वहाँ जो है करता था। लेकिन इसका कर्तव्य होता था कि राजा को जहाँ सैनिकों की आवश्यकता हो उसको प्रदान करे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है इसमें। अब बात करते हैं जागीर और जागीर की विशेषताएं क्या होती हैं। देखो जागीर की विशेषता क्या होती है, आप देख सकते हैं, यह क्या, भूमि का अधिकार इसमें मिलता है। जागीर में क्या होती है, भूमि का अधिकार मिलता है, सेवा आदान प्रदान होता है, अस्थायी होता है, कर संग्रहण का अधिकार होता है और उपयोग कर सकता है। भूमि अधिकार का मतलब क्या है, जो जागीर धारक होता है, जिसको ज़मीन का टुकड़ा मिला है, वो ज़मीन का स्वामित्व नहीं होता है, केवल उसके राजस्व का अधिकार, क्या है, राजस्व का अधिकार होता है। जागीर के बदले में जागीर धारक को प्रशासनिक, क्या कह रहा है, प्रशासनिक सैन्य सेवाएं प्रदान करनी होती थी। जागीर अस्थायी नहीं होता था, बल्कि समय समय पर सरकार द्वारा छीन लिया जा सकता था। और देखो जागीर को वहाँ के किसानों से कर वसूलने का भी अधिकार होता था। जब भैया, तो सीधी सी बात है, अगर उसने जो है सैन्य सेवाएं बादशाह को प्रदान कर रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान कर रहा है, बादशाह की तरफ से उसको कोई वेतन सैलरी नहीं दिया जा रहा है, तो उसको तो यह अधिकार होगा कि वो आज जो उसको जागीर के रूप में ज़मीन का टुकड़ा मिला है, वहाँ के किसानों से जो है कर की वसूली कर सकता है अपने नियम कानून से। ठीक। चलिए आगे की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्या है आगे हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू हमारे क्वेश्चन हैं, चलिए आप इसको कीजिए। जागीर प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था। विकल्प ए है किसानों को भूमि का स्वामित्व देना, विकल्प बी राज्य सेवा के बदले में भूमि एवं राजस्व का अधिकार देना, सी है विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, डी है सामुदायिक भूमि का विवरण करना। इसका सही जो है विकल्प हो जाएगा ये बी वाला, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जागीर प्रणाली का प्रमुख शासक जिसने इसे व्यवस्थित रूप से लागू किया था, अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि इसने व्यवस्थित रूप से लागू किया था, अकबर ने लागू किया था। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जागीर को किन अधिकारों की प्राप्ति होती थी, किन अधिकारों की प्राप्ति होती थी, ये क्वेश्चन जो है आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, कमेंट करके बताएंगे आप लोग इसका आंसर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जागीर प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। जागीर एक अस्थायी व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। जागीर को भूमि पर वंशानुगत अधिकार मिलते थे, वंशानुगत अधिकार नहीं मिलते थे, ये क्या है, गलत है। राज्य सेवा के बदले में जागीर दी जाती थी, सही है। जागीरदार को राज्य सेवा निभाने का दायित्व होता था, ये भी क्या है, सही। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? जागीर प्रणाली का नकारात्मक प्रभाव क्या था? जागीर प्रणाली का नकारात्मक प्रभाव भी तो पड़ेगा। जैसे बादशाह ने जिस ज़मीन के टुकड़ों को सैन्य अधिकारी को दिया है, तो वहाँ सैन्य अधिकारी को अपने ऊपर हो करके जो है उस प्रशासन करेगा, प्रबंधन करेगा उस क्षेत्र का, तो वहाँ बादशाह का कोई जो है वर्चस्व नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो जो जागीरदार होगा वो अपने अनुसार क्या करेगा? कर लगाएगा, वहाँ प्रशासन करेगा अपने अनुसार। ठीक, कर लगाएगा, प्रशासन करेगा। तो कर अधिक भी लगा सकता है, कम भी कर सकता है, लेकिन जब कर वृद्धि कर देगा तो जो वहाँ के कृषक होंगे, जो किसान होंगे, उन पर क्या पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यही ऑप्शन दिया है। क्या कृषि में वृद्धि होती है जागीर प्रणाली से? नहीं, कृषक में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। किसान पर अत्यधिक कर भार पड़ने लगता है। ये देखो बिल्कुल सही है। अत्यधिक कर भार क्या होता है? पड़ने लगता है, क्योंकि जागीरदार जो होता है अपने अनुसार कर को वृद्धि करके अपना राजस्व कलेक्ट करता है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही।